मैं ना एक वेबसाइट पहले खोलकर आपको दिखाता हूँ, फिर हम ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ समझनी है। ये मैंने एक वेबसाइट को खोला। सब जानते हैं जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलेंगे तो ऐसी खुलेगी। ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है, और वेबसाइट किसी भी मॉडल में बनी हो उसके बैक एंड पर हमें कोडिंग मिलेगी। उसमें से कुछ कोडिंग प्रोग्रामिंग वाली होगी और कुछ कोडिंग जो होगी वो HTML की होगी। हर वेबसाइट में HTML मौजूद है। हर वेबसाइट में HTML उसका पार्ट होती है। SEO करने के लिए हमें जो चेंजेस करनी होती हैं वो HTML लेवल पर ही करनी होती है, जितनी भी चेंजेस होती है। उसके अलावा प्रोग्रामिंग लेवल पर हमारी कोई चेंज नहीं है जो SEO को रिलेट करती है। सारी की सारी चेंजेस HTML लेवल पर हैं, प्रोग्रामिंग लेवल पर नहीं है। मतलब जावास्क्रिप्ट में हमें कुछ नहीं करना, PHP की स्क्रिप्टिंग में भी हमें कुछ नहीं करना, इसके अलावा CSS स्क्रिप्टिंग में भी हमें कुछ नहीं करना। ये सब वेबसाइट डिज़ाइन करने की टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि ये HTML के कोड कौन कौन से हैं, बस। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि भाई इसका कोड कहाँ पर है। जी, Ctrl+U से हम इसके कोड को खोल लेते हैं। कैसे खोलते हैं, ये जितने 4-5 लोग नए आए हैं ना, मैं उनकी वजह से रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आप अगली क्लास में हमारे साथ मिलें। ठीक है, इसकी कोड लेवल पर जाना हो तो हम यहाँ तो राइट क्लिक करते हैं टेक्स्ट वाली जगह पे रख के, और यहाँ पर व्यू पेज सोर्स लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे साथ में क्या लिखा हुआ आ रहा है, Ctrl+U। यहाँ तो हम Ctrl+U कर लेंगे तो यहाँ व्यू पेज सोर्स करेंगे। सब लोग कॉपीज लाया करें ताकि कुछ बातें लिख लिया करें, कुछ रिकॉर्डिंग्स में भी होती हैं, कुछ लोग बातें लिखा भी करें लास्ट में। आगे कोडिंग हमारे सामने। ऐसा नहीं है कि हमने इस सारी कोडिंग को अंडरस्टैंड करना है, इसमें से हमें सिर्फ वो चीज़ें समझनी है जो HTML से रिलेट कर रही हैं। जहाँ जहाँ जाकर हमें SEO करनी है, हमें सिर्फ उन टैग्स को समझना है। इन्हें हम टैग्स बोल रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है, एक लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर लिखा हुआ है लेस देन, हेड ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, इसे हम बोल रहे हैं टैग, नॉट हैशटैग, HTML टैग। ठीक है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने ये नहीं समझना ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है कि भाई हम जो टाइप कर रहे हैं उसके फॉर्मेट को चेंज करके इंटरनेट के प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें किसी फॉर्मेटिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी, और ये जो टैग्स हैं यही कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। सो HTML एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें HTML फाइल बनाने के लिए कौन सा एडिटर यूज़ करना है। हमारे पास विंडोज़ के अंदर एक बिल्ट इन एडिटर होता है, नोटपैड। सबको पता है मेरा ख्याल है, जो लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं। सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, सर्च बार में आप नोटपैड लिखेंगे तो खुल भी जाएगा। आप लोगों ने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसका नाम है Notepad++। जैसे मैंने नोटपैड लिखा, आप लोगों ने इंटरनेट पर जाना है। घर में जब जाओगे तो यहाँ पर आप टाइप करोगे इसी तरह बिल्कुल जाके जैसे मैं लिख रहा हूँ। सो इस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ये फ्रीवेयर है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। हमें किसी HTML एडिटर की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारा HTML एडिटर है वो Notepad++ ही हो। कोई और भी HTML एडिटर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी कोडिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप किसी और में अगर कोई बंदा कंफर्टेबल हो वो उसको भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, Notepad+ मेरे पास इंस्टॉल होगा, मैं उधर ही जाता हूँ सीधा। ये आ रहा है Notepad++, इसे अब खोल लेते हैं। ये आप लोगों ने पहले इंस्टॉल कर लेना। अब सबसे पहले हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम समझेंगे इसको सेव कैसे करना है और फिर इसके टैग्स को देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कुछ खुली हुई फाइलें मेरे सामने आ गई हैं, मैं इन्हें बंद कर देता हूँ। तो शायद ये आपके पास इस तरह खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि उसको लिखने का क्या तरीका है जी। कहाँ से स्टार्ट हुआ लिखना, HTML के टैग से, लेस देन का निशान लगाया, HTML लिखा, फिर टैग लगा दिया और फिर /HTML लिखा। ये मैंने एक ब्लॉक बना दिया। कैसे ब्लॉक बनाया, HTML से स्टार्ट किया, 2 दफा HTML लिखा, मगर नीचे वाले HTML के साथ मैंने स्लैश लगाया, इसलिए एक को मैं पढ़ रहा हूं स्टार्ट और एक को मैं पढ़ रहा हूं एंड।
HTML की जितनी भी फाइल्स होंगी इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही होगा, एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा। एंड को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? स्लैश के साथ। एंड को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? स्लैश के साथ। ठीक है, अब आगे आगे हम पहला पार्ट तो स्ट्रक्चर है, अभी मैं फाइल नहीं बना रहा, सब सेम में रखिएगा, मैं कोई फाइल क्रिएट नहीं कर रहा, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। सेकंड पार्ट जो इसका होता है वो होता है हेड, और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। और थर्ड पार्ट इसका जो होता है वो होता है बॉडी, और सबको पता लग रहा है इसे मैं क्लोज कैसे करता हूं? स्लैश के साथ, वही नाम होता है और स्लैश लगा देता हूं। और इसका आखिरी पार्ट होता है फुटर, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो फुटर कहलाता है। अब अगर हम पैरेलल इस वेबसाइट को देखें तो ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, जो कि आमतौर पर हम वेबसाइट का हिस्सा देख रहे होते हैं, वेबसाइट के इस हिस्से को, ये सारे का सारा हिस्सा कहां पर फॉल करता है? बॉडी में। ये वेबसाइट की बॉडी में लिखा हुआ हिस्सा सारा। इसी तरह जब मैं बिल्कुल एंड पर चला जाता हूं इस वेबसाइट के, तो ये उन्होंने कलर डिफरेंट किया हुआ है, और ये क्या बनाया हुआ है? ये बॉडी से नीचे बनाया हुआ है। इस मीन ये क्या, ये कौन से वाला पार्ट हो गया? फुटर वाला। हेडर वाला पार्ट हमें पेज पे कहीं नजर नहीं आएगा। हेडर के पार्ट की कुछ चीजें मैं आपको अभी फौरी तौर पर दिखाता हूं, और वो ये है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेबसाइट का टाइटल, और उसके साथ एक तस्वीर नजर आ रही है आपको छोटी सी आइकॉन की शक्ल में। सो ये वाला हिस्सा जो है ये हेड में लिखा हुआ है। हेड में और भी हमें बहुत कुछ लिखना है, अभी के लिए इतना ही कि ये वाला हिस्सा हेड में लिखा हुआ है। अब अगर मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया तो हम देखें कि इस वेबसाइट को, जिसको मैंने अभी कोड दिखाया था, तो इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है? वहीं से ही हो रहा है जो हमने स्ट्रक्चर में लिखा। तो पूरी की पूरी फाइल को मैं एंड पे जाकर देखता हूं तो इसका एंड कहां पे हो रहा है? वही है ना एंड जो मैंने स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करके दिया। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो कौन सा है जी? सेकंड पार्ट कौन सा है? हेड का। थर्ड पार्ट कौन सा है? बॉडी का। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अजम किसी चीज से मिला सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर है इसका? ह्यूमन बॉडी की तरह का स्ट्रक्चर है कि नहीं है? बायोलॉजी पढ़ रहे होते तो हम यही करते हैं ना भाई, ह्यूमन बॉडी है ना जैसा, बिल्कुल। पहले क्या आ रहा है? हेड। हेड के बाद क्या आ रही है? बॉडी आ रही है। तो हमारा स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। तो HTML को लिखने का ये तरीका का है। सबसे पहले हमने ये समझ लिया। हमने चंद टैग्स पढ़ने हैं, मेरा ख्याल है अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैंने शायद 5 से 6 टैग्स पढ़ाए हैं आपको, ऐसे ही है ना? सिर्फ वो ऐसे टैग्स हैं जो SEO में जिनका रोल है, तो हमने उन्हीं को समझना है। और जब भी हमारे पास किसी वेबसाइट की SEO आएगी तो हर दफा हमने उन्हीं में काम करना है। क्या काम करना है? ये बात की बात है, किसी ने भी नहीं अभी देखा कि क्या काम करना है, लेकिन काम हमने उन्हीं में करना है। जी इधर आ जाते हैं। अब जरा वापस आ जाइए स्ट्रक्चर पे। मैंने क्या कहा? सबसे पहला पार्ट कौन सा था? देखा था ना, सबसे ऊपर वेबसाइट का टाइटल आ रहा था, टाइटल के साथ एक आइकॉन आ रहा था तस्वीर की शक्ल में। तो ये दोनों चीजें मैंने क्या बताई थी, कहां पर हैं जी? ये दोनों चीजें कहां पर हैं? हेड में। तो ये पहला जो टैग है हमारे पास, ये कौन सा है जी? टाइटल का टैग है। इसको एंड कर दें। टाइटल का जो टैग लिखते हैं, यानी हम जो वेबसाइट के ऊपर जो वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जिसे मैं टाइटल बोल रहा हूं, फिर दोबारा से देखें मैंने किसको टाइटल कहा था। ये जो ऊपर नाम आ रहा है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये टाइटल है। ये लिखने के लिए हमारे पास मैक्सिमम लेंथ अवेलेबल है 60 कैरेक्टर्स। गूगल कहता है कि आपने वेबसाइट का टाइटल 60 कैरेक्टर्स में लिखना है। इधर आ जाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लॉ। तो ये हमने क्या लिख दिया? टाइटल लिख दिया वेबसाइट का। ठीक है, उसके बाद लिखना शुरू किया, टाइटल लगाया, मैसेज दिया, जहां पे खत्म हुआ वहां पर स्लैश कर दिया। मतलब क्या हुआ? ब्लॉक कंप्लीट हो गया ये वाला, यानी एक टैग हमें समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या, लेफ्ट साइड पे एक तस्वीर नजर आ रही थी, ऐसे ही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फेविकॉन। उसे हम क्या बोलते हैं जी? फेविकॉन बोलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक और टैग देखने लगे। फेविकॉन भी हमारे पास हेड में ही होता है, इसलिए अभी तक हम बॉडी में नहीं जा रहे हैं। हाँ, कौन सा टैग होता है भाई? पुराने स्टूडेंट्स बताओ जरा। फेविकॉन के लिए लिंक। गुड, लिंक
रिलेशन इक्वल्स टू डबल कोटेशन में लिखेंगे शॉर्टकट आइकॉन स्पेस के साथ और डबल कोट्स बंद। उसके बाद क्या लगाएंगे, href इक्वल्स टू, फिर डबल कोटेशन के अंदर भाई वो जो हमें फेविकॉन नजर आ रहा था वो था क्या, तस्वीर थी ना, एक इमेज था। तो वहां पर हमें कोई तस्वीर लेकर आनी है। तस्वीर तो हम पूरी लेके आएंगे, लेकिन जब हम उसे इस कोड के अंदर, इस टैग के अंदर लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आइकॉन बन जाएगा। क्योंकि भाई बता ही रहे हैं ना कि ये बने क्या, आइकॉन बने, यही रिलेशन शो कर रहे हैं। फेविकॉन लगाने के लिए जो आपका इमेज है उसका नाम फेविकॉन होना चाहिए, यानी कि फिक्स नाम बता दिया। इमेज का नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फेविकॉन इमेज होगा उसका नाम आपने क्या रखना है, फेविकॉन। और उसकी एक्सटेंशन मतलब उसकी फाइल टाइप क्या होनी चाहिए, png। अगर हम देखें तो फाइल टाइप्स हमारे पास जेपीजी भी होती है, जिफ भी होती है, भाई बहुत सारी फाइल टाइप्स हैं, मगर फेविकॉन की जो फाइल टाइप है वो पीएनजी होनी चाहिए। और डबल कोट्स को हम बंद कर देते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे टैग देखे हैं इस एग्जाम्पल में, लेकिन एक्चुअली हमने दो टैग्स देखे हैं। HTML स्ट्रक्चर था, हेड क्या था, स्ट्रक्चर था, बॉडी क्या था, स्ट्रक्चर था। एक्चुअली तो हमने दो टैग्स देखे, एक टाइटल और एक लिंक। टाइटल से हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट का टाइटल लिख रहे हैं। लिंक से हम क्या कर रहे हैं, फेविकॉन लगा रहे हैं। अब आपको यह पता लग गया कि भाई ये फाइल जहां पर चलाऊंगा मैं, अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये जो फेविकॉन की फाइल है ये भी तो होनी चाहिए ना हमारे पास कहीं पड़ी हुई। तो सबसे पहले अब हम इसको सेव करते हैं। जरा देखिएगा मैं इसे कैसे सेव करने लगा। फाइल में से जाके कर लें या यहाँ से सेव का बटन प्रेस करें, सेव में आगे चले। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आपकी क्लास का जो फोल्डर है मैं उसे खोलता हूँ और फाइल का नाम रखते हैं जी। फाइल का नाम मैंने रख लिया न्यू फाइल, मेरी मर्जी है मैं कोई भी नाम रखूँ। फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये एसईओ का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है कि आपकी फाइल नेम्स, कहीं पर भी फाइल नेम्स बना रहे होंगे, स्पेसिस के साथ नहीं बल्कि डैशिस के साथ आपने उन्हें सेपरेट करना है। यानी मैं बड़ा नाम लिखना चाह रहा हूं तो 5 स्पेस बन रही है उसमें, तो मैं 5 स्पेस की जगह पर 5 दफा डैश इस्तेमाल करूंगा, हाइफन इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैंने लिखा थी न्यू फाइल। अब ये फाइल किस तरह की बना रहे हैं हम, पुराने स्टूडेंट्स बताएं, HTML। तो अब हमें यहाँ पर .html नहीं लिखना, नीचे क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप। सेव एज टाइप, यहां से हम चूज करेंगे HTML। भाई ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट का हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। इस एप्लीकेशन में हम सिर्फ HTML फाइल ही बनाने आए हैं बस। तो हमने सेव एज टाइप में से HTML को फाइंड कर लेना है। तो बड़ा अच्छा तरीका है भाई, HTML का पहला कैरेक्टर क्या होता है, H होता है। तो मैं H प्रेस करता हूँ वंस, फिर दूसरी दफा भी करता हूँ, फिर तीसरी दफा भी करता हूँ। तो आगे सीधे मैं ड्रैग करके भी कर सकता था, स्क्रॉल करके भी कर सकता था, मेरी चॉइस थी। ठीक है, हो गया। जैसे मैंने टाइप चेंज की तो जो पुरानी फाइलें यहाँ पड़ी थी वो भी मुझे नजर आनी शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। एक काम करते हैं, जरा इसके कलर्स भी चेंज हो गए, नोट किया आपने। जैसे ही मैंने बताया Notepad++ को बताया कि ये HTML फाइल है, तो उसने इस एडिटर में इसको रिकग्नाइज कर लिया कि भाई ये कौन सा फॉर्मेट है। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए सजेशंस आ रही है सारी। अब अगर मैं ये सारा काम करने से पहले सेव कर लेता तो कोडिंग करते हुए वो मुझे सजेशंस भी दे रहा होता सारे टैग्स की। चलें अब हम जरा एक काम करते हैं, फाइल तो सेव होगी, तो दोबारा से इस फोल्डर में चलें। कहाँ था जी, 530 में। अब ये जो मैंने फाइल बनाई है इसमें एक टैग तो इस्तेमाल किया टाइटल का, दूसरा कौन सा किया मैंने, फेविकॉन का, है ना। फेविकॉन का टैग नहीं था, बेसिकली फेविकॉन टाइप थी, टैग कौन सा था, और उसके अंदर हमने यूज क्या किया, इमेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज की फाइल भी तो होनी चाहिए ना। तो मैंने ये कॉपी की हुई है, तो आपने भी प्रैक्टिस करनी होगी तो आपके पास कोई इमेज होना चाहिए। वो चाहे इंटरनेट से कोई तस्वीर ले लें, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपके पास पहले से कोई तस्वीर पड़ी हुई है उसको लाकर इसी फोल्डर में रख लें। और ज़रा अच्छा तरीका ये है कि इस तरह प्रैक्टिस करनी है, एक फोल्डर बनाएंगे उसमें फाइल रखें, उसी में अपना इमेज रख लें, मगर इमेज का नाम क्या रखना है, फेविकॉन।
इमेज कैसा होना चाहिए, अगर आप इंटरनेट से सर्च करके लाओगे तो पीएनजी टाइप का इमेज होना चाहिए बस। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पहले से एक फेविकॉन की फाइल रखी है और इसके मुझे पता कैसे लग रहा है कि ये पीएनजी है। ये देखिए आगे टाइप भी लिखी हुई आ रही है। यहाँ पर आपको फाइल की एक्सटेंशन नहीं लिखनी, ओके, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन है, विंडोज एक एप्लीकेशन है, विंडो खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेता है कि भाई ये कौन सी फाइल है, ये पीएनजी है, जेपीजी है, जिफ है, टिफ है, वेबपी है, कौन सी है, खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगा। अलबत्ता जब मैं कोडिंग कर रहा हूँगा वहाँ पर मुझे रेफरेंस देने के लिए फाइल की एक्सटेंशन लाजमी बतानी पड़ेगी, जैसा आप देख रहे होगे मैंने बताई है, हमने बताई है ना favicon.png। अब जरा इसको दोबारा से सेव करें और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जी क्या नाम था हमारी फाइल का, न्यू फाइल। इसे खोलें जरा, देखें जरा हमने जो काम किया वो आ गया कि नहीं आया, दोनों चीजें आ गई हैं, तस्वीर भी नजर आ रही है आपको फेविकॉन की और टेक्स्ट मैसेज भी नजर आ रहा है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। तो ये दो टैग हमने पढ़ लिए। अब हम यूं करते हैं, आगे चलते हैं, और अगला टैग कौन सा था हमारा, जी हेडिंग का। चले अब हम इस फाइल को खोल लेते हैं, राइट क्लिक करें। अब आप जरा देखें, जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये फाइल कहां पे खुलती है, जब हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये फाइल कहां पे खुलती है, क्रोम में। जब आपने इसे तब्दील करना होगा तो आपको इस फाइल को कहां पे खोलना है, एडिटर पे। तो फर्क हो गया ना दोनों में, हर बार डबल क्लिक करके एडिटर में तो नहीं जा रहे आप। तो फिर आप क्या करोगे, इस पे राइट क्लिक करें और ये क्या लिखा हुआ है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। ये आपको तब नजर आएगा जब आप नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर चुके होंगे। तो मैंने शुरू में यही बताया ना कि सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लें। आगे अब इसमें कुछ चीजें कॉमन है जो उसमें हमने इस्तेमाल की हैं। कॉमन है ना भाई, ये कर लिया हमने, टाइटल भी कर लिया, लिंक भी कर लिया। अब इस फाइल में हम समझने जा रहे हैं हेडिंग्स को। व्हाट इज हेडिंग, हेडिंग्स जो है, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते रहे हैं, थोड़ा बहुत भी यूज किया हो, तो सबको पता होगा कि वर्ड में भी हेडिंग स्टाइल्स होते हैं और टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स होते हैं। एसईओ में इनका क्या रोल है इसको हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। एसईओ में इनका बहुत अहम रोल है, बहुत की फैक्टर है, ठीक है। एसईओ में दो चीज़ों को हम बहुत वेट करते हैं, एक कंटेंट को कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, और एक आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को। और वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हेडिंग स्टाइल से। जैसे आपकी बुक्स होती है ना, तो बुक्स रीडिंग के लिए बुक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हेडिंग से। पहला चैप्टर खोला, उसके ऊपर पहली हेडिंग आ जाती है, हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ लिखा होता है, ऐसे ही है ना, आपको पता लग जाता है ये पहला टॉपिक है। और पहली हेडिंग के ऊपर 1 भी लिखा होता है। फिर जब नीचे आते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है 2, तो आपको पता लग जाता है एक पैराग्राफ खत्म हो गया, एक टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन अगर वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए 1.1, आप क्या समझते हैं, कंटिन्यूड, ऐसे ना। तो ये लॉजिक किसी को समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ती आज तक, बच्चों को भी नहीं किसी ने समझाई होगी कि भाई आपने रीडिंग इस तरह करनी है कि 1 लिखा होगा तो ये मेन टॉपिक होगा, 1.1 लिखा होगा तो ये सब टॉपिक होगा, 1.2 लिखा होगा तो ये सब टॉपिक होगा। यानी ये हायरार्की है लिखने की, पढ़ने की, ये सबको सिस्टम के साथ खुद ही पता लग जाती है। गूगल भी यही कहता है, गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को खुद से ही पता हो कि तरतीब का पता लग जाए। तो कहता है ऊपर आपने क्या लिखनी है, हेडिंग, नीचे क्या लिखना है, हेडिंग का कंटेंट। उसके बाद अगर वही हेडिंग कंटिन्यू हो रही है तो सब हेडिंग लगा लो। सब हेडिंग का मतलब क्या होगा कि हेडिंग का दूसरा स्टाइल। मेन हेडिंग का क्या मतलब होगा कि पहला स्टाइल। टोटल HTML में भी हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। HTML में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, HTML में भी हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखें जरा क्या लिखा हुआ है, H1। और जब मैं कह रहा हूँ ना 6 हेडिंग स्टाइल्स, इस मीन पहला स्टाइल H1, तो दूसरा सिंपल H1 से लेकर H6 तक। तो जरा नीचे आइए, ये एग्जांपल्स लगी हुई है सारी, देख रहे हैं, H2, H3, H4, H5, और हर स्टाइल को मैंने स्टार्ट किया, हर स्टाइल को मैंने क्लोज किया, ये ज़हन में रखना है। अच्छा, HTML में ना कुछ टैग्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिंगुलर टैग्स, और कुछ टैग्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेयर टैग्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिंगुलर टैग का क्या मतलब होता है कि भाई आपने उस टैग को लगाया तो उसे क्लोज करना जरूरी नहीं है, लगा लिया ऑटो क्लोज, ठीक है। पेयर टैग का क्या मतलब है कि जब तक आप उसे क्लोज नहीं करेंगे वो कंटिन्यूटी में ही रहेगा। मिसाल के तौर पर जैसे H1 अभी लगा, तो आप देख रहे थे ना मैंने उसके नीचे H2 लगाया, तो अगर किसी ने H1 क्लोज ही नहीं किया तो क्या होगा, सारे का सारा कंटेंट ही H1 में आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ये पेयर टैग है, मोस्टली टैग्स इसमें पेयर है। अब IMG जो था, IMG जब हमने पढ़ा था, आपको लग रहा था हमने उसे क्लोज किया है? नो,
IMG को हम क्लोज नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा था। क्यों हो रहा था? कि उसने यूज ही वन टाइम होना है। मतलब कुछ टैग्स हैं जो वन टाइम यूज होते हैं, वो सिंगुलर टैग्स कहलाएंगे। कुछ टैग्स हैं जो पेयर की शक्ल में चलते हैं, क्लोज नहीं करेंगे। जैसे वर्ड में आप कुछ लिखते हो, फॉर्मेटिंग करते हैं तो क्या करते हो? हाईलाइट करते हो ना। हाईलाइट करते हैं तो तभी फॉर्मेटिंग होती है। हाईलाइट नहीं करें तो पूरे का पूरा पैराग्राफ तो फॉर्मेट ही नहीं होगा। लेकिन अब अलाइनमेंट करते हो आप, तो आप कंट्रोल L करते हो तो क्या होता है? पूरे का पूरा पैराग्राफ ही लेफ्ट पे चला जाता है। कंट्रोल R करते हो तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती है आपको। सेम यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक को हम बोलते हैं सिंगुलर टैग्स और एक को हम बोलते हैं पेयर टैग्स। पेयर टैग्स का क्या मतलब होता है? कि उन्हें क्लोज करना है। जो सिंगुलर टैग्स होते हैं इसका मतलब है उन्हें क्लोज नहीं करना हमने, ठीक है। अच्छा, अब जरा ऊपर आ जाते हैं, दो इकट्ठे करके पढ़ते हैं, फिर उनको समझ आएगी हमें। जी, ये एक और टैग लगा हुआ है जी। कौन सा टैग है ये? P। भाई इस टैग का कुछ लेना देना नहीं है SEO के साथ, लेकिन कंटेंट लिखने में तो यूज हो रहा है ना, तो इसलिए हमें इसकी समझ में आनी चाहिए। मतलब इसकी SEO में कोई रोल नहीं है, मगर जो पैराग्राफ है उसका रोल है। पैराग्राफ के अंदर हमें कुछ काम करना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका भी हमें पता हो। तो जब आपने कुछ कंटेंट लिखना होगा तो आप P का टैग लगाओगे, और पैराग्राफ के अंदर अगर आपने कुछ नुमाया करना होगा तो आप उसे बोल्ड या स्ट्रॉन्ग करोगे। भी वर्ड में भी ऐसे ही करते हैं ना। तो इसके लिए हमारे पास टैग्स हैं B का, B फॉर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग फॉर बोल्ड, दोनों ही बोल्ड हैं भाई। अब जब HTML स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास सिर्फ बोल्ड का टैग होता था, फिर HTML एडवांस होती गई, HTML के ज़्यादा वर्जन आते गए, तो फिर उन्होंने बोल्ड करने के लिए एक और टैग दे दिया, वो स्ट्रॉन्ग था, और दोनों ही बोल्ड कर रहे हैं। HTML में B भी बोल्ड करता है और स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करता है, दोनों से ही डाटा बोल्ड होता है आपका, ठीक है। तो बोल्ड करने का क्या तरीका है? जहां आपने बोल्ड करना होगा वहां पर आप क्या यूज करोगे? B। दूसरी एग्जांपल क्या है? क्या यूज करोगे? स्ट्रॉन्ग। मैं काम करता हूं, ये पाकिस्तान को मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूं ताकि आपको जरा एग्जांपल समझ में आ जाएगी। ये देखिए पूरे का पूरा टैग आ गया लिखा हुआ, ये हिंट के तौर पर मिल जाता है फिर हमें। और यहाँ पे इसको भी हम स्लैश स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब आप सबको पता लग गया होगा ना कि ये पेयर है कि सिंगुलर है। ये पेयर टैग है कि भाई इसको शुरू भी किया और इसको क्लोज भी करना है हमें। चलें अब जरा इसको एग्जीक्यूट कर लो, हेडिंग को। जी ये देखें, प्रोफेशनल बोल्ड हुआ हुआ है, पाकिस्तान भी बोल्ड हुआ हुआ है, दिखने को कहें तो हेडिंग स्टाइल भी बोल्ड है। लेकिन अब अगर हम यूं थोड़ी देर के लिए सोचें कि भाई वो जो हमने पैराग्राफ लिखा है 2 लाइनों का, तो अगर मैं ये वाला हेडिंग स्टाइल यूज कर लूं, बोल्ड ना यूज करूं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भाई ये भी तो बोल्ड ही हुआ है ना, छठा हेडिंग स्टाइल भी तो बोल्ड नजर आ रहा है हमें, तो हम कहते हैं भाई हम इसी को यूज कर लेते हैं, बोल्ड को यूज नहीं करते हैं। तो गूगल नाराज होगा भाई इससे। क्यों नाराज होगा? इसलिए कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? स्ट्रक्चर ये है कि हेडिंग स्टाइल ऊपर आएगी और कंटेंट नीचे आएगा। तो जब आप कंटेंट के अंदर हेडिंग स्टाइल यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? फार्मूला खराब हो गया ना, गलत हो गया फार्मूला। वो आपके पैराग्राफ में हेडिंग स्टाइल हो सकती है, मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, कि एक पैराग्राफ के अंदर आप कह सकते हो कि भैया मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये बीच में हेडिंग स्टाइल लगाई हुई है। इज इट पॉसिबल? टेक्निकली तो ये बात गलत है ना। इसलिए हमें हेडिंग स्टाइल्स में, मतलब अपनी हेडिंग्स में ही हेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल करना है। अपने पैराग्राफ में किसी भी शक्ल में हेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल नहीं करना। करेंगे तो लग जाएगी, मगर गूगल डिनाई करेगा। वो कहेगा भाई आपने एसईओ का बहुत ही बड़ा फैक्टर गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। पैराग्राफ जो होता है वो कंटेंट होता है किसका? हेडिंग का। तो आप पैराग्राफ के अंदर ही हेडिंग स्टाइल यूज कर रहे हैं, तो ये तो काम गलत हो रहा है ये वाला, ठीक है। जी न्यू स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हैं हम लोग? आप भी नहीं है? अच्छा, अब काफी सारे टैग्स हो गए भाई। अब पीछे बच गया हमारे पास इमेज का टैग। तस्वीरें भी लगी होती हैं, और अगर हम एक वेबसाइट को देखें तो भाई अभी यहाँ पर देखो जरा कितनी सारी चीजें होंगी इस वेबसाइट के हवाले से कवर हो गई। हमने इसे कवर कर लिया, हमने इसे कवर कर लिया, है ना। उसके बाद ये क्या आ रहा है? हेडिंग स्टाइल आ रहा है, हमने इसको भी कवर कर लिया। ये वेबसाइट खुली हुई है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और पैराग्राफ के अंदर बोल्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसको भी कवर कर लिया, पीछे बच गई तस्वीरें। ऐसे ही है,
वेबसाइट जो है, एक वेबसाइट जो होती है वो भरपूर तस्वीरों के साथ होती है, मतलब बहुत सारी तस्वीरें उसमें होती हैं। अगर तस्वीरें ना लगी हो तो आपका कंटेंट अट्रैक्टिव ही नहीं होता, लोगों के लिए रीडेबल ही नहीं होता। तो अब हमने तस्वीरों का क्या करना है, हमने तस्वीरों को ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन जब तक हमें इमेज के टैग का नहीं पता होगा हम ये काम नहीं कर सकते। तो अब हम खोलते हैं फाइल इमेजेस की, यह जी इमेज की फाइल एक ही है ना। कैसे खोलूं इसको मैं चेंज करने के लिए, न्यू स्टूडेंट्स बताएं मुझे जी। एडिट करें, इस पर राइट क्लिक करें और एडिट विद नोटपैड प्लस कर लेते हैं जी। आगे हम, अब आप देखें इसमें मैंने वो बाकी चीजें यूज नहीं की, सिर्फ ये बताने के लिए। वैसे तो पूरी वेबसाइट में सब कुछ होगा ना, लेकिन ये समझाने के लिए हमने सिर्फ इसमें इमेज यूज किया हुआ ताकि आपको इमेज की समझ में आ जाए। ये इमेज का टैग है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेबसाइट जिसमें आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें सारे टैग्स इमेज के ही होंगे। जी यहां पर आए, इधर आ जाइए और कंट्रोल F, ये फाइंड का शॉर्टकट होता है। मैंने कंट्रोल F लिखा और यहां आकर मैंने टाइप कर दिया IMG। देखें कितने IMG आ रहे हैं ऊपर सर्चिंग में, 17। इसका मतलब है 17 इमेजेस लगे होंगे ना। देखते हैं जरा, ये वही टैग है ना जो मैं भी आपको दिखा रहा हूं, इसी को हम समझने लगे हैं, क्योंकि इसकी हमें समझ में आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। अरे क्या हो गया भाई, लेट क्यों हो गया? आ जाए वापिस। अब जरा इमेज के टैग को समझ लेते हैं। इमेज का टैग क्या है? IMG। टाइटल लिखने के लिए क्या टैग था? टाइटल। फेविकॉन लगाने के लिए क्या टैग था? लिंक। हेडिंग स्टाइल्स लिखने के लिए क्या टैग थे? HN। मैं इनको HN बोलता हूँ। HN का मतलब क्या होगा? हेडिंग, और N का मतलब नंबर्स। कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर जिस चीज को हाईलाइट करना हो, अभी मैं टर्म हाईलाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, कीवर्ड नहीं कर रहा। असल में तो हम टाइटल में कीवर्ड लिखते हैं, हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड लिखते हैं, पैराग्राफ में जिसे हाईलाइट करते हैं वो भी कीवर्ड होता है हमारा। तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, या बोल्ड या स्ट्रॉन्ग, दोनों इकट्ठे नहीं यूज करते। अब हम कह रहे हैं इमेजेस की बात आ गई, अगला टैग हमारे पास क्या आ गया? इमेज का जी, क्या है? IMG। अब इमेज बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? जैसे पहले href यूज कर रहे थे ना लिंक में, यहां पर बताने के लिए SRC इस्तेमाल करेंगे। SRC का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? सोर्स, ठीक है जी। और SRC इक्वल्स टू, आगे क्या आ रहा है? फाइल का नाम। जैसे पहले क्या आ रहा था? href में फाइल का नाम आ रहा था, अब SRC में फाइल का नाम आ रहा है। अब जरा इमेज के लिए 2-4 बातों को भी समझ लेते हैं जो ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बहुत अहम होती हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट ने रैंक होना है। सबसे पहली बात क्या है कि आपकी फाइल का नाम कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए, यानी जिस कीवर्ड पर, जिस सर्च टर्म पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, हमने कोशिश करनी है कि उसका जो प्राइमरी कीवर्ड हो हमारा, या फोकस कीवर्ड हो, वही हमारे इमेज का नाम हो। इमेज के नाम में क्या नहीं होना चाहिए? स्पेस नहीं होनी चाहिए, और स्पेस की जगह पर क्या होना चाहिए? हाइफन होना चाहिए। फॉर्मेटेड एक्सपोर्टेड इमेजेस जो हैं, JPG इमेजेस भी वेबसाइट पर होते हैं, PNG भी होते हैं, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि हम रिकमेंड करते हैं कि WebP होने चाहिए। ये WebP टाइप के इमेजेस क्या होते हैं, इनको हम जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे डिटेल से, फिर एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद आपकी इमेज का जो साइज है वो कम होना चाहिए। गूगल रिकमेंड करता है कि भाई आपका इमेज का साइज 100 से 200 किलोबाइट्स हो, बिटवीन 100 टू 200 किलोबाइट्स। आमतौर पर जहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छे इमेजेस लगे होते हैं वहाँ पर जो इमेज के साइजेस होते हैं वो बड़े होते हैं काफ़ी। किसी का 900 किलोबाइट्स पे भी हो सकता है, किसी का 1 MB पे भी हो सकता है, किसी का 2 MB पे भी हो सकता है। तो गूगल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता बड़े साइजेस को, तो हमें इनके साइजेस को फिर छोटा करना होता है। ये सब कुछ मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए भाई ये वेबसाइट बनी हुई थी, हम सपोज क्या करें, हम लोग जो SEO करते हैं, हम लोग HTML की फाइलें नहीं बनाते हैं। आपने देखा मैंने आज के लेसन में फाइल बनानी ही सिखाई है बेसिकली, लेकिन ये हमारा टास्क नहीं है। हमने फाइल बनानी इसलिए सीखी कि हमें HTML समझ में आ जाए। अदरवाइज
हमारे पास जब भी एसईओ का प्रोजेक्ट आएगा, बनी बनाई फाइलें होंगी, हम उनमें चेंजेस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उसके टाइटल को चेक करेंगे, हम फेविकॉन चेक करेंगे, हम हेडिंग स्टाइल्स चेक करेंगे, हम पैराग्राफ्स चेक करेंगे कि भाई बोल्ड स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, कीवर्ड यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो जब तक हमें HTML की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम कोड को कैसे रीड करेंगे? तो ये कोड को रीड करने के लिए हम ये सब एफर्ट कर रहे हैं, जो पिछले 4-5 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, फाइल कंप्रेस भी हो गई। भाई फाइल कंप्रेस कैसे होगी? ऑनलाइन टूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। गूगल पर जाएं, वहां पर लिखें ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन, इतने सारे टूल्स आ जाएंगे। इमेज चूज करोगे, वो उसको कंप्रेस करके आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद अगला फैक्टर क्या है? अगला फैक्टर है इसका आल्ट एट्रीब्यूट, ये वाला, ये देखें यार, एक आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है? HTML के पॉइंट से देखें तो अल्टरनेट का मतलब क्या है? HTML के पॉइंट से अल्टरनेट का मतलब यह है कि भाई इमेज शो नहीं हो रहा तो अल्टरनेट शो हो जाए। ऐसे ही है ना, जैसे आज मैं नहीं आया इस कॉलेज में, एक और डिजिटल मार्केटिंग के टीचर हैं, तो मैं नहीं आया तो मेरे अल्टरनेट टीचर क्लास में आकर पढ़ाना शुरू हो गए, तो दैट इज आल्ट। तो यहाँ पर आल्ट का पर्पज क्या है? HTML में आल्ट का पर्पज ये है, मगर SEO में आल्ट का पर्पज ये नहीं है। जब HTML स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ये आल्ट का पर्पज जरूर था, लेकिन SEO के पॉइंट से आल्ट का पर्पज ये नहीं है। देखिए हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है, रैंक करवा रहे हैं ना, कहते हैं भाई वेबसाइट टॉप पर आ जाए हमारी। टेक्स्ट को तो हम रैंक करवा रहे हैं, इमेजेस को भी तो रैंक करना है। सो गूगल इमेजेस को कैसे रेट करेगा? एक जनरल सा आइडिया तो यही है कि भाई जो आईफोन से तस्वीर ली होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो एंड्रॉयड से ली होगी वो नीचे आ जाएगी, जो उससे भी बुरे फोन से ली होगी, यही आइडिया ना कि भाई जो ज़रा अच्छी तस्वीर नजर आ रही है वो ऊपर आएगी। ऐसा नहीं है, और ना ही गूगल का क्राउलर इमेजेस को रीड करता है। गूगल का क्राउलर, उसने जब आपकी वेबसाइट को रैंक करना है तो वो कैसे करना है? यहां से करना है। ये जो स्क्रीन आपको मैंने दिखा दी है, गूगल ने आपकी वेबसाइट को इस स्क्रीन से रैंक करना है, यानी कोडिंग से रैंक करना है। इमेज के लिए अल्टरनेट क्या है? उसकी कोडिंग। अब इमेज को रैंक करवाना है ना आपने। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई 50 इमेजेस पड़े हुए हैं और वो सारे के सारे कोर्सेज से रिलेटेड ही हैं, तो कोई भी बंदा गूगल इमेजेस पे जाए और लिख देता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ग्राफिक्स डिप्लोमा, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, तो अगर इन्होंने ऑप्टिमाइज किए होंगे तो गूगल इमेज में इन्हें नजर आना चाहिए। वेबसाइट की बात ही नहीं हो रही, इमेजेस की बात हो रही है इस वक्त सिर्फ। हाँ, आना चाहिए। ये कब नजर आएंगे? जब उसकी पूरी की पूरी इमेज ऑप्टिमाइजेशन होगी, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कहाँ से हमने बात शुरू की? फाइल का नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, फाइल का नाम कीवर्ड पर होना चाहिए, फाइल कंप्रेस होनी चाहिए, यही कहा ना मैंने। फिर अब जब अंदर हम आ गए हैं तो यहाँ पर आकर हमने क्या कहा? यहाँ पर आकर हमने कहा कि उसका आल्ट टेक्स्ट भी मैसेज बताना है हमें। वो क्या होगा आल्ट मैसेज? कीवर्ड। यानी गूगल ने बेसिकली आपकी वेबसाइट को कहां से पकड़ के रैंक करना है? तस्वीर को नहीं देखना है कि भाई abc.jpg या abc.png, उसने देखना है कि आल्ट में क्या मैसेज है। उस मैसेज की बेस पर, यानी वो मैसेज जो होगा वो क्या होगा? हमारा कीवर्ड होगा। तो उस मैसेज की बेस पर वो उन चीजों को रैंक करेगा। चलें जी वापस आ जाए। तो ये लिखा हुआ है हमने आल्ट, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हमने? यूज्ड कार्स इन पाकिस्तान। इसका मतलब क्या हुआ? आल्ट के दो बिहेवियर हुए। एक बिहेवियर क्या था वेबसाइट के लिए कि भाई अगर तस्वीर ना खुले तो आल्ट का मैसेज नजर आए। ये एसईओ के लिए बिल्कुल इसका कोई रोल नहीं है, ये एसईओ के लिए हमारा काम ही नहीं है। एसईओ में इसका क्या बिहेवियर है कि भाई मेरे इमेजेस को क्राउलर ने रीड नहीं करना, क्राउलर ने मेरे आल्ट मैसेज को रीड करके मेरे इमेज को रैंक करना है। क्राउलर ने आल्ट मैसेज को, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट पर हैं कि 100 तस्वीरें और आपने आल्ट का एट्रीब्यूट यूज ही नहीं किया। किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं हम उन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो मैंने टर्म इस्तेमाल की एट्रीब्यूट, ऑप्शन है ना ये इमेज की, IMG की एक ऑप्शन है। अब अगर आपकी वेबसाइट के इमेजेस में आल्ट इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब होगा? इसका तो मतलब है कि रैंक नहीं होगी हमारी वेबसाइट। भाई हमने बताया ही नहीं है, तस्वीर देख के उसने रैंक नहीं होना, उसने आल्ट का मैसेज देख के रैंक होना है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? भाई ये मैं माउस रखता हूँ ये क्रॉस के ऊपर, देखिएगा जरा क्या आता है।
एक मैसेज आ गया क्लोज लिखा हुआ आता है ना, जिसे हम विंडो में टूल टिप बोलते हैं। तो ये टाइटल जो है ये माउस ओवर मैसेज है, कि जैसे ही आप तस्वीर के ऊपर माउस रखोगे तो यहाँ मैसेज आएगा। तो मैं यहाँ पर भी अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हम जगह जगह ढूंढने लगे हुए हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड दिखा सकें गूगल को। जितनी ज़्यादा दफ़ा हम अच्छा कीवर्ड दिखा पाएंगे हमारे रैंक होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। उसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट है, और वो क्या है, विड्थ हाइट। अब आप जानते हैं कि जब भी हम कोई इमेज यूज़ करते हैं तो उस इमेज की एक खास विड्थ और एक खास हाइट होती है, ऐसे ही है ना। अभी आप इंटरनेट से कोई तस्वीर डाउनलोड करोगे तो उसकी विड्थ और हाइट तो होगी ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं विड्थ को भी छोड़ देता हूं, मैं हाइट को भी छोड़ देता हूं, तो प्रॉब्लम क्या होगा इससे? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि गूगल को एग्जैक्टली आपकी फाइल को लोड करने से पहले अंदाज़ा नहीं होगा कि आपके इमेज का साइज़ क्या है। जब आपकी फाइल लोड होगी तो उसे तब पता लगेगा कि इसका साइज़ क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अक्सर वेबसाइट्स देखते हैं, क्या होता है, वेबसाइट खुलती है, पहले एक इमेज आता है, फिर दूसरा जब आता है तो वो पहले इमेज को एडजस्ट करता है, जब तीसरा आता है तो वो पहले 2 इमेजेस को भी एडजस्ट करता है, जब 10वां आता है तो वो पहले 9 इमेज को भी एडजस्ट कर रहा होता है। तो इस वजह से होता क्या है, आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होती जाती है। तो अगर हम हर इमेज के साथ उसका वही साइज जो है स्पेसिफाई कर दें तो ये एक एसईओ का स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ठीक है, अब जरा इस फाइल को चलाकर भी देख लेते हैं। जी, माउस रखें इसके ऊपर, ये कौन सा टेक्स्ट आ रहा है, कौन सा एट्रीब्यूट है, टाइटल का एट्रीब्यूट है। अब आर्ट के एट्रीब्यूट ने तो यहां नजर नहीं आना, कि आना चाहिए उसे यहां नजर नहीं आना ना। आर्ट का एट्रीब्यूट किसके लिए मैसेज है, देखें आर्ट हम गूगल को दिखा रहे हैं, इमेज हम लोगों को दिखा रहे हैं, ऐसे ही है ना। तस्वीर हम विजिटर्स को दिखा रहे हैं, लेकिन आर्ट का मैसेज किसे दिखा रहे हैं, गूगल को, कि भाई हमारी वेबसाइट को रैंक कर दो। अच्छा, अब अगर ये नहीं होता लोड तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। मैं इस फाइल का नाम जरा रॉन्ग कर देता हूँ। हाँ, मैंने क्या किया भाई, इसके आखिर में 2 दफ़ा एन लगा दिया, अब गलत हो गया ना नाम। अब तो ये तस्वीर लोड नहीं होगी क्योंकि इसका नाम मैच नहीं कर रहा उधर जहाँ पे ये सेव है। अब देखिए रीलोड करेंगे इस पेज को, अब क्या हुआ, आर्ट का मैसेज आ गया ना। तो जब ये इमेज का टैग इन्वेंट हुआ था उस वक्त आर्ट का ये पर्पस था। देखिए जब HTML आई थी तो SEO उस वक्त नहीं आई थी, SEO बड़ी देर बाद आई थी, क्योंकि जब वेबसाइट्स बनना शुरू हुई थी तो उस वक्त तो भाई पहले एक ही बंदे की वेबसाइट होती थी, किसी को कोई कंपटीशन तो था ही नहीं, बहुत कम वेबसाइट थी, कंपटीशन ही नहीं था। तो SEO की ज़रूरत कब पड़ी, बेसिकली SEO क्या है, इंटरनेट पर मार्केटिंग है, कि भाई मेरी वेबसाइट टॉप पर आ जाए सबसे, तो मार्केटिंग है ना। तो मार्केटिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब बहुत सारा कंपटीशन होता है तो हमें अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करना पड़ता है। सो SEO उस वक्त ज़्यादा इन हुई थी जब बहुत सारे लोग आ गए थे। तो जब HTML का टैग इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त आर्ट का पर्पस कुछ और था, फिर गूगल ने इसको इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, और क्लियर हो गया जी। ये अब हमने 4-5 लेक्चर जो थे ना, ये मैं सारा कोशिश करूँ कि एक लेक्चर में आप कवर कर लें, और ये जो 4 लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डिंग्स पहले से मौजूद हैं, आप उनको भी अलग-अलग सुन सकते हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं एक प्ले लिस्ट दूँगा जिसमें वो 4-5 लेक्चर्स पहले से ही मौजूद होंगे मेरे, वो भी सुन लें, इस लेक्चर को भी सुन लें, क्योंकि आप 4-5 लेसन मिस करके आ रहे हो तो फिर आपको मैनेज तो करना पड़ेगा खुद से ना। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि किसी ने अगर 7 बजे की क्लास में आना हो तो वो इतना आगे नहीं गई है, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन पर ही है अभी, तो वो वाली क्लास आप पढ़ सकते हैं। और अब आखिरी एक चीज़ इसमें रह गई है, वो क्या रह गया जी, एंकर। एंकर ये वाला एंकर क्या होता है, सबको पता है ना हाइपरलिंक्स का। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, और जब हम उसे क्लिक करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर जाते हैं। सम टाइम उसी विंडो पर पेज चेंज हो जाता है, सम टाइम न्यू टैब में पेज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी राइट क्लिक करके खोलें। जी, ये भी SEO का फैक्टर है। यहां पर आ गया जी, ये देखें यहां पर मैंने सिर्फ यही यूज किया हुआ है इसमें भी। अब ये क्या है,
एंकर के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? ए का। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? href। अभी href पहले भी हमने किसी और टैग में भी देखा था। उसके बाद हम क्या देते हैं? url। url का क्या मतलब हुआ? जहां पर हमें जाना है उसका एड्रेस। उसके बाद आगे क्या इसका टैग है? एक टैग के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें हम कैसे एड्रेस करते हैं? क्या नाम देते हैं उन्हें? एट्रीब्यूट्स। सो एंकर का पहला एट्रीब्यूट है href, दूसरा एट्रीब्यूट है टारगेट। टारगेट का क्या मतलब है कि भाई ये वाला जो एंकर है ये खुलेगा कहां पर? इसी पेज पर के नए पेज पर। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है नए पेज पर। अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब है उसी पेज पर। अगर मैं ये यूज ही नहीं करता तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि उसी पेज पर। यानी अगर मैं टारगेट यूज ही ना करूं और जब मैं लिंक पे क्लिक करूं तो ये कहां खुलेगा? उसी पेज पे खुल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं कि ये इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। अगर हम चाहते हैं कि इसका बिहेवियर चेंज करें और नए पेज पर जाए, फिर हम यूज करेंगे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। भाई पेरेंट लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। जब हमें पता है कि ना लिखने से भी वो पेरेंट ही करेगा तो क्या जरूरत है लिखने की? लिखने की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब ना करना हो उसने। जैसे मैं ये चाहता हूं कि वो न्यू टैब में आए तो मुझे ब्लैंक लगाना है, फिर मुझे पेरेंट टारगेट लिख लेता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं उसी पेज पे खुले तो मुझे पेरेंट लगाने की जरूरत नहीं है। इसे लिखने का तरीका क्या है? टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ये कीबोर्ड पर कीज होती हैं। पहले मैं हाइफन की बात कर रहा था, माइनस का जो निशान होता है, अब हम अंडरस्कोर की बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास? टाइटल। ये टाइटल अभी हमने इमेज में भी पढ़ा था ना। टाइटल क्या था इमेज में? कि इमेज पे माउस रखो लिखा हुआ आ जाएगा, हाइपरलिंक पे माउस रखो लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये है टाइटल। उसके बाद टैग बंद हो गया तो ये बना क्या रहे हैं हम? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जब बनाएंगे तो हाइपरलिंक में होता क्या है? कोई ना कोई क्लिकेबल टेक्स्ट तो होता है कि नहीं होता? क्लिकेबल टेक्स्ट जैसे आपकी मेन्यू बार होती है, आपको पता है ना कि किसी भी वेबसाइट की जो मेन्यू बार है वो हाइपरलिंक है कि नहीं है? हाइपरलिंक भाई उस पर क्लिक करते हैं तभी खुलता है ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मेन्यू डिफाइन कर दें और होम का बटन ना बनाओ तो किसी को होम का बटन नजर ही नहीं आएगा, क्लिक कहां पे होना है? कुछ भी नहीं खुलेगा ना। अबाउट अस का पेज बनाया हुआ है आपने, मगर क्लिकेबल टेक्स्ट में आपने अबाउट अस नहीं लिखा तो क्या अबाउट अस का पेज खुलेगा? नहीं खुल सकता। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इधर वापस। और ये क्या लिखा हुआ है जी? जियो टीवी। अब आप सबको समझ में आ गया होगा ये जियो टीवी क्या है जो मैं इतनी देर से बता रहा हूं अभी। क्लिकेबल टेक्स्ट यानी हाइपरलिंक तो ये बन गया। अब इधर तक इसे फॉलो कैसे करना है? इस क्लिकेबल टेक्स्ट से। तो ये क्लिकेबल टेक्स्ट कहां पर आ रहा है? एंकर के बाहर। एंकर के टैग से बाहर निकलकर क्लिकेबल टेक्स्ट आ रहा है। ये देखिए यहां पर एंकर क्लोज हुआ, यहां पर ये टेक्स्ट आया, इसको हम क्या कॉल करते हैं? क्लिकेबल टेक्स्ट। और यहां पर मेन एंकर क्लोज हो गया। चलिए अब इस फाइल को भी चलाकर देख लें। वो देखिए एंकर आ गया। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये सोचूं और मैं ये कहूंगा भाई इसको रिमूव कर दो, यहां से रिमूव कर दें इसको जरा, और अब इसको जरा रिफ्रेश कीजिए। कुछ है? हालांकि सब कुछ डिफाइन है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है। क्या? क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं है तो वो मेन्यू ही नजर नहीं आ रहा, वो ऑप्शन ही नजर नहीं आ रही हमें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि एंकर में क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो एंकर डिफाइन भी नहीं होते। अच्छा, अब एसईओ के पॉइंट से अगर हम देखें तो गूगल ये कहता है कि भाई ये क्लिकेबल टेक्स्ट में भी एक अच्छा मैसेज होना चाहिए, आपका कीवर्ड बेस्ड मैसेज होना चाहिए। क्योंकि अगर क्लिकेबल टेक्स्ट में भी आप क्लिक हेयर लिख देंगे, आमतौर पर यही होता है ना लिखा हुआ क्लिक हेयर, तो ये भी गूगल के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। वो कहता है यहाँ पर ऐसा मैसेज होना चाहिए कि किसी को समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर क्लिक करने से उससे क्या फायदा होगा, यानी कीवर्ड्स। यहाँ पर भी हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। ये भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि गूगल ये भी कहता है कि किसी एक वेबसाइट में, एवरेज वेबसाइट में 100 लिंक्स होने चाहिए। अब अगर हमारे पास एक वेबसाइट आएगी और उसमें हाइपरलिंक्स नहीं बने होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो एसईओ का स्कोर कम हो जाएगा, क्योंकि उसने ये कहा था कि भाई इसमें हाइपरलिंक होने चाहिए। लीजिए, हमने पूरी HTML को एक 1 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं
एक तो वो मुझे अभी अपना व्हाट्सएप करेंगे, मैं उनको बताऊंगा कहाँ पे ये लेसन्स पड़े हुए हैं। ये वाला लेसन भी सुने और मेरे पिछले वाले 4-5 लेसन, ये जो कुछ मैंने अभी कंप्लीट किया है ये तकरीबन 4 से 5 लेसन में मैंने पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, तो लाजमी बात है कि अभी मैंने इसको 1 घंटे में पढ़ाया है, तो इससे पहले मैंने इसे 5 घंटे में पढ़ाया है, तो डिटेल में थोड़ा सा फ़र्क होगा, कंटेंट में कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ, कंटेंट पूरा किया आपने, एग्जाम्पल्स वगैरह जैसे मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, समटाइम मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, वो एक अलग बात है। मुझे फील होता है कि भैया अब इतना ही पढ़ाना चाहिए, मैं रुक जाता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर पढ़ेंगे तो ज़रा डिटेल से बात सुन लेंगे मेरी एग्जाम्पल्स को, मेरी डेफिनेशंस को, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने स्किप किया है, वो पूरे का पूरा टॉपिक हमने कवर किया इसमें। ठीक है, सो आप वो लेसन भी देखें, ये लेसन भी देखें, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एसईओ पे एक्चुअली मूव करने वाले हैं। एसईओ का मतलब क्या है कि एक्चुअली एसईओ कहाँ से शुरू होती है। एसईओ करने के लिए ये प्री रेक्विजिट है कि आपको एचटीएमएल आनी चाहिए, तो हमने इसकी प्री रेक्विजिट पूरी कर ली। अब एक्चुअली एसईओ एचटीएमएल से शुरू नहीं होती है, एसईओ कीवर्ड रिसर्च से शुरू होती है कि वेबसाइट के कीवर्ड्स क्या होंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड कैसे बनाते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट